हेलो गाइस, फिर आज हम MHI 9 के एक न्यू टॉपिक से बात करेंगे, दैट इज़ खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अगर हम इसकी शुरुआत करें तो आप सबसे पहले परिचय लिखेंगे। इसमें आप बता देंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, रोलट सत्याग्रह हुआ, खिलाफत हुआ, उनके टाइम पे इसको लाना पड़ा था। फिर आप इसमें अपने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, इंट्रोडक्शन देके कि खिलाफत आंदोलन क्या था, इसकी शुरुआत क्यों हुई। तो अगर हम देखें खिलाफत आंदोलन को, तो आप बताएंगे कि मोहम्मद जो पैगंबर मोहम्मद थे, उनके उत्तराधिकारी जो होते थे वो खलीफा होते थे। इस्लाम के जितने भी फॉलोअर्स थे उनके कमांडर खलीफा होते थे। पवित्र स्थानों के संरक्षक खलीफा होते थे। तो खलीफा एक बहुत बड़ी पोस्ट थी। और 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के प्रमुख थे। एकमात्र इस्लामिक साम्राज्य ओटोमन ही था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टर्की की हार हो गई और टर्की के ऊपर फोर्स डाला गया, इस पोस्ट को भंग कर दिया गया। तो पूरे दुनिया में अखिल इस्लामिक लेवल पर और भारत में राष्ट्रवादी लेवल पर इन दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई। इस्लामिक और राष्ट्रवादी दोनों विचारों को जोड़कर भारत में एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की गई। इसके बाद आप बताएंगे, जैसे इस बुक में मेंशन है आपको इग्नू की, कि हमेशा से ही मुस्लिम्स जो थे वो अपने खलीफा या फिर इस पोस्ट के लिए लड़े हैं। जैसे 1877 से 78 के टाइम पे रूसो टर्किश युद्ध में देख सकते हो, ग्रीको टर्किश युद्ध में देख सकते हो, या बाल्कन युद्ध में देख सकते हो। मुसलमानों का मन जो था वो हमेशा से अपने ओटोमन साम्राज्य के लिए लड़ा और खलीफा को जो कुचलने की कोशिश थी उनको हटाने के लिए लड़ा। ठीक है। तो फिर इसके बाद धुरी राष्ट्र कौन से थे ये सब बता रखा है बुक में। जैसे धुरी राष्ट्र जो थे वो टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया थे। टर्की था, टर्की के साथ जर्मनी था, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया था। ये 3 देश धुरी देशों में आते थे। और तुर्की जो थे उन पे कठोर शांति संधि थोपी गई थी कि खलीफा का अधिकार ख़त्म कर दो, मुस्लिम क्षेत्र को उनके हाथों से निकाल दो। जिसका प्रभाव ये हुआ, अरब देश अलग हो गए ओटोमन साम्राज्य से। और इसके बाद भारत में भी 2 धारा थी इनको लेकर कि सपोर्ट करना है नहीं करना है। इसमें आप एक देख सकते हो, शैक्षिक सुधार को लेकर जो थे, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, उनके रोजगार में अपॉर्चुनिटी चाहते थे। दूसरे वो लोग वो थे जो मदरसों की शिक्षा में यकीन करते थे और ब्रिटेन के खिलाफ थे। तो इन दोनों ने लेकिन सब साथ में आए और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट में हिस्सा लिया। मुसलमानों की एकजुटता देखने को मिली, मुस्लिम्स की एकजुटता देखने को मिली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूरा का पूरा संघर्ष चला। इस्लामिक चरित्र के अलावा साम्राज्यवाद जो था वो फेल हो गया। मतलब ये जो इस्लामिक चरित्र था, सिर्फ इसके बेस पे कोई मूवमेंट चल नहीं सकता था। ये मूवमेंट भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में इसने बहुत बड़ा रोल निभाया था और नॉन मुस्लिम्स को इसने इकट्ठा करा था मुस्लिम्स के साथ में। लेकिन फिर भी एक कमी जो होती है, क्योंकि इसमें धार्मिक एंगल था, वो रही थी। इसके बाद आप असहयोग आंदोलन को समझा दोगे। पहले आपने खिलाफत समझाया, फिर आप असहयोग समझाओगे, जिसमें आप बताओगे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे महंगाइयाँ हो रही थी, कर का बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा था, महंगाई हो रही थी। ऐसे में चंपारण, अहमदाबाद, यहाँ पर भी गांधी जी मूवमेंट करते हुए आए थे जो सफल थे। और कई जगह पे अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। 1919 का एक्ट आया जो रोलट एक्ट, उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। हम लोग स्वशासन की मांग कर रहे थे। फिर इसके बाद मतलब ये बैकग्राउंड है कि उस टाइम पे क्या चल रहा था, आपको वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप अपने मूवमेंट की शुरुआत करेंगे गांधी जी की लीडरशिप के साथ, जिसमें आप गांधी जी के साथ जोड़ेंगे दोनों मूवमेंट को, खिलाफत को भी और अपना असहयोग को भी। अब इसमें आप बताएंगे कि जब गांधी जी आए उस टाइम पे वो चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में अहिंसा वगैरह का मूवमेंट चलाते हुए आए थे। गांधी जी ये सब मूवमेंट पहले से ही करते हुए आ रहे थे। खिलाफत और रोलट विरोधी, साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन गांधी जी ने सपोर्ट करा था। तिलक की उस टाइम पे तबीयत ख़राब थी, इस वजह से गांधी जी ने फुल ऑन लीड करा और खिलाफत को जोड़ दिया था। खिलाफत भी राष्ट्रवादी मांग के लिए गांधी जी ने जोड़ा, मुसलमानों को एक साथ लाने के लिए। खिलाफत के नेताओं ने
बकरा ईद के टाइम पर डिसाइड करा कि हम गाय नहीं काटेंगे। ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली के जामा मस्जिद से उपदेश दिए। मतलब आप एकता नोटिस करोगे इन मूवमेंट के टाइम पे कि खिलाफत के नेता ने कहा कि हम बकरा ईद पे गाय नहीं काटेंगे और श्रद्धानंद ने दिल्ली के जामा मस्जिद से उपदेश दिए। ऐसे ही कलकत्ता में नाखुदा जो मस्जिद थी वहाँ पे हिंदुओं को एंट्री दी गई। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर था उसकी चाबी एक मुसलमान सैफुद्दीन किचली को दी गई। तो आप एकता का जिक्र कर देंगे। फिर आप बताएंगे कि 20 मार्च को खिलाफत समिति बनाई जिसमें डिसाइड हुआ बाज़ार बंद करेंगे, उपवास करेंगे, बैठकें करेंगे। ऐसे ही दिल्ली, मद्रास, मुंबई हर जगह लोगों ने इकट्ठा होना, सुनना, गांधी जी को मूवमेंट में शामिल होना चालू कर दिया था। और पूरे भारत में 23 से 24 नवंबर के टाइम पर पूरे भारत में जो ब्रिटिश सामग्री थी उनका बहिष्कार किया जा रहा था, रॉलेट का विरोध किया जा रहा था। और साथ ही जो हंटर कमीशन आया था उसमें डायर के कामों को सपोर्ट मिला हाउस ऑफ लॉर्ड में, तो उसका विरोध हुआ। ओटोमन से टर्की को आज़ाद कराने की ओटोमन से टर्की को तोड़ना, ये सब इन सब का विरोध किया जा रहा था। खिलाफत सम्मेलन जो था बाद में वो इलाहाबाद की बैठक, दोनों को जोड़कर असहयोग को शुरुआत की गई। जो असहयोग थे इसके 3 मेन काम थे। सबसे पहला आपको टाइटल छोड़ने होंगे, सरकार जो टाइटल देती है उन्हें छोड़ना होगा। सेना जो है वो पुलिस अधिकारी, सेना जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो छोड़नी होंगी और टैक्सेस का भुगतान नहीं करना होगा। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, टाइटल छोड़ दो और टैक्सेस मत दो, ठीक है। मौलाना आज़ाद ने हिंदुओं को जोड़ने का काम करा, हिंदुओं के साथ जुड़ने का काम करा। खिलाफत जो था वो साम्राज्यवाद विरोधी था और इस्लामिक भी था, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द बनाया रखा गया। गांधी जी और शौकत अली दोनों ने मिलकर असहयोग को जगह जगह फैलाने का काम करा। इसके बाद आप इसके चरण डिसाइड करोगे। पहला चरण मतलब प्रमुख चरण कौन कौन से थे, फिर इस आंदोलन में क्या क्या योगदान थे इस आंदोलन का, फिर आप इसको सम अप कर दोगे। तो अगर हम इसकी चरण की बात करें, ये जो मूवमेंट था ये सबसे पहले 1920s में शुरू हुआ जब तिलक की डेथ हो जाती है। जब तिलक की डेथ होगी तो कलकत्ता का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि हम ये मूवमेंट चलाएंगे और इसमें सांप्रदायिक सौहार्द बनाना होगा, अहिंसा को मेनली अपनाना होगा, वायलेंस नहीं होना चाहिए, चरखा अपनाएंगे। 800 के करीबन नेशनल स्कूल और कॉलेजेस खोले गए हमारे देश में और न्यायालय जो थे उनका बहिष्कार किया गया। इनमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, C राजगोपालाचारी, कई लोग थे हमारे देश के जिन्होंने अपनी वकीली की प्रैक्टिस छोड़ दी। कई स्वयंसेवक आए जो घर घर जाकर लोगों को स्वदेशी का प्रमोशन करेंगे। कपड़ों का आयात जो था वो अचानक से 102 करोड़ से 57 करोड़ पे पहुंच गया। व्यापारियों ने विदेशी सौदा लेने से मना कर दिया। शराब का विरोध किया गया जिसकी वजह से राजस्व घट गया। तो कितने सारी चीज़ें सरकार के खिलाफ हुई। टाइटल नहीं अपनाएंगे, पद नहीं अपनाएंगे, न्यायालय नहीं जाएंगे, इनके कॉलेज स्कूल नहीं जाएंगे, जॉब नहीं करेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे इनके वाले। तो इस तरीके से चरखा को प्रमोट करेंगे। ये हमारा बिल्कुल पहला फेज़ था। इसके बाद 1921 में विजयवाड़ा सत्र हुआ जिसमें इसका दूसरा फेज़ चालू होगा। जो ये दूसरा फेज़ होगा विजयवाड़ा सत्र से, इस फेज़ में 3 महीने का गोल बनाया गया था। पहले तो जो कांग्रेस है उसको 1 करोड़ सदस्य जमा करने हैं। दूसरा तिलक स्वराज घोष होगा जिसमें 1 करोड़ रुपया जमा करना है और 20 लाख चरखे लगाने होंगे। तो ये जो 3 गोल थे इनमें से कांग्रेस को 1 करोड़ लोग जमा करने थे, उतने तो नहीं हुए। 50 लाख लोग भर्ती हुए, लेकिन 1 करोड़ का जो अमाउंट तय हुआ था उससे ज़्यादा ही पैसे आ गए। और खादी को परिधान के तौर पे मेनली अपनाया गया काफ़ी लोगों ने, खासकर नेताओं ने, जो जितने भी हमारे मूवमेंट में चल रहे थे। तीसरा फेज़ आया 1921 में जब मोहम्मद अली ने भाषण दिया कि ब्रिटिश की नौकरी ना करना या ब्रिटिश की नौकरी करना हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए हमें ये छोड़नी होगी। मोहम्मद अली के बाद आप प्रिंस ऑफ वेल्स के दौरे का बहिष्कार करेंगे। इसमें प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आएंगे हड़तालें होंगी। फिर चौथा फेज़ आएगा जिसमें ब्रिटिश और आंदोलनकारी आपस में टकराव की स्थिति में आ जाएंगे। हसरत मोहारी ने पूरी आज़ादी की मांग की। सरकार के खिलाफ बंदी, बैठक और हिंसा, ये सब रास्ते अपनाए गए। गोरखपुर में फिर जब चोरी चोरा कांड होगा तो फिर ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा और गांधी जी 6 साल के लिए जेल चले जाएंगे और गांधी जी जो है वो खिलाफत वाला मूवमेंट और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे।
मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो ओटोमन साम्राज्य को खुद ही ख़त्म कर देंगे। जो टर्की के पीएम वगैरह बनेंगे मुस्तफ़ा कमाल, वो ओटोमन साम्राज्य ख़त्म कर देंगे, खलीफा का पद खुद ही ख़त्म कर देंगे। फिर ऐसे में खिलाफत आंदोलन जारी रखने का मतलब नहीं बनता था, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा और आंदोलन वापस हो जाएगा। फिर इस पे कई नज़रिए थे आंदोलन वापस लेने पे, जैसे वायलेंस हो गया इसलिए वापस ले लिया। मार्क्सिस्ट अलग नज़रिए से सोचते थे और कुछ मानते थे कि नियंत्रण करने के लिए कांग्रेस ने या गांधी जी ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए इसको वापस ले लिया। फिर इसके बाद साम्राज्य विरोधी संघर्ष में आंदोलन का योगदान क्या था? तो शुरू में तो मालाबार घटनाएं देखने को मिली, जहां पर मुस्लिम जो किसान थे उन्होंने हिंदू जमींदारों के ऊपर अटैक करे, खून खराबा हुआ, लेकिन फिर भी मुस्लिम्स और हिंदू की एकता नहीं तोड़ी जा सकी। असहयोग और खिलाफत साथ में चलते रहे। इन मूवमेंट ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। कास्ट सिस्टम, वुमेन्स, मिडिल क्लास, किसान, लेबर सब इसके अंदर शामिल हुए थे, कोई भेदभाव नहीं था। फिर इसको सम अप कर देंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, स्वशासन का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, रोलेट हुआ, वही सब अपनी घूम फिर के कहानी डाल देनी है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज़ खिलाफत और असहयोग आंदोलन। आई होप समझ आया होगा। एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको पहला इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा इसी सम अप करना होता है, प्रस्तावना लिखना, फिर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत बताना, फिर नॉन कोऑपरेशन का बैकग्राउंड देना, फिर दोनों को गांधी ने कैसे जोड़ा, फिर उनके फेजेस क्या थे, 1 2 3 4 ऐसे 4 फेजेस थे, फिर साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन का योगदान क्या था, इसी तरीके से आपको लिखना होगा। तो आई होप समझ आया होगा। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट, इग्नू या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू सो मच।